नमस्कार, टाइम्स नाउ नव भारत देख रहे हैं आप। राम की नगरी अयोध्या से मैं हूँ श्रुतिका, आप सभी के साथ। राम राम आप सभी को। आपके साथ खबरों में मैं हूँ साक्षी मिश्रा और आज हम आप पहुँचे हैं गुलाबबाड़ी अयोध्या में। यहीं से आपको देश और दुनिया की तमाम खबरें बताने वाले हैं। तो अयोध्या कहा जाता है कि केवल राम की नहीं रहीम की भी है। यही कारण है कि गुलाबबाड़ी 3 किलोमीटर दूर नवाब का मकबरा यहाँ पर बनाया गया, वो भी राम मंदिर से बस 3 किलोमीटर दूर। गुलाबबाड़ी का निर्माण शुजाउद्दौला के द्वारा किया गया था। ये उनका विश्राम स्थल भी था और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के गुलाब भी पाए जाते हैं। ऐसे में गुलाबबाड़ी के बारे में तो बताएंगे ही, तस्वीरें आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उसके साथ में देश दुनिया की खबरों का सिलसिला यहीं से जारी रहने वाला है। तो हो जाइए तैयार हमारे साथ फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। तो उत्तर प्रदेश में ही हमारी मौजूदगी है और उत्तर प्रदेश सरकार का कई बार प्रशासन का जो सिंघम अंदाज है वो देखने को मिलता है और एक बार फिर से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। साक्षी, गौर करने वाली बात यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के बाद में बदमाशों के ऊपर तुरंत कार्रवाई हो रही है। रविवार को साहिबाबाद के शहीद नगर क्षेत्र में पुलिस ने भारी पुलिस बल के साथ अभियान चलाकर अपराधियों और संदिग्ध व्यक्तियों का सत्यापन किया। इस दौरान पुलिस टीम घर घर पहुंचकर रहने वाले लोगों की जानकारी जुटाती दिखी। अभियान में स्थानीय पुलिस के साथ डॉग स्क्वाड और अन्य सुरक्षा इकाइयों को भी लगाया गया। पुलिस ने कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी। अधिकारियों का कहना है कि अपराधियों की पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी तथा किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह पुलिस की टीमें इलाके में सक्रिय हैं और अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए लगातार कार्रवाई कर रही हैं। पुलिस का कहना है कि जिले में शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसे अभियान आगे भी जारी रहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो जो लोग मिल रहे हैं उनसे भी यही सवाल है कि आप इस समय वर्तमान में क्या कर रहे हैं, आपके आजीविका के साधन क्या है, किस तरीके से आप धन अर्जित कर रहे हैं। क्योंकि जितना भी अपराध है, अपराध के माध्यम से जो धन अर्जित करने की जो परंपरा चलती आई है, उस परंपरा पे हम एकदम लगाम लगाना चाहते हैं। क्योंकि जो भी ये अभियान है वो अपराध और अपराधियों दोनों पर एक लगाम लगाने की ओर है। बता दें कि गाजियाबाद के चर्चित सूर्य हत्याकांड के बाद पुलिस पूरी तरह हाई अलर्ट मोड पर है। सूर्य हत्याकांड के बाद जिले में कानून व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। खबर आपको बताते हैं, इंडिया अलायंस की मीटिंग से जुड़ी हुई तो जो गैर एनडीए दल है उनकी सबसे बड़ी बैठक होने जा रही है दिल्ली में आज। तो इंडिया अलायंस की बैठक में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आरजेडी और टीएमसी के तमाम जो नेता है वो शामिल होते हुए नजर आने वाले हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में दोपहर 12 बजे इस मीटिंग को बुलाया गया है। तो आपको बता दें कि डीएमके और आप ने अलायंस मीटिंग से किनारा किया है। दोनों ही पार्टियों के बैठक में शामिल नहीं होने की खबर सामने आ रही है। वहीं उद्धव ठाकरे, शरद पवार समेत कई सारे नेता मौजूद रहने वाले हैं। क्या कुछ डिटेल्स हैं आपको एक रिपोर्ट में दिखा देते हैं। चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के चुनावी नतीजों के बाद आज देश की राजधानी दिल्ली में गैर एनडीए पार्टियों का बड़ा सियासी जमघट लगने वाला है। ये सभी पार्टियां दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में लामबंद होंगी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। कांग्रेस, टीएमसी, एसपी, आरजेडी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, जेएमएम, शिवसेना, उद्धव गुट, एनसीपी, शरद पवार गुट समेत 23 पार्टियों का जमावड़ा लगने वाला है। आज की बैठक का पॉलिटिकल एजेंडा क्या है, ये इंडिया अलायंस ने क्लियर तो नहीं किया, लेकिन कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा, मीटिंग देश की मौजूद हालत पर हो रही है। एक तरफ इंडिया अलायंस केंद्र की एनडीए गठबंधन के खिलाफ मोर्चाबंदी में है, वहीं दूसरी तरफ इंडिया अलायंस में ही मनमुटाव दिख रहा है। बताया जा रहा है कि आज की बैठक में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और स्टालिन की डीएमके ने बैठक से किनारा कर लिया है। दोनों ही पार्टियों के मीटिंग में शामिल नहीं होने की खबर है, जिस पर डैमेज कंट्रोल करते हुए जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि जो पार्टियां बैठक में शामिल नहीं हो रही हैं, इसका ये मतलब नहीं कि अलायंस में दरार है, बल्कि कुछ वजहों से बैठक में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन जो भी दल मीटिंग में शामिल नहीं है वो भी मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ हैं। देश के अंदर दो ही नेशनल पार्टीज हैं, एक कांग्रेस पार्टी, एक भारतीय जनता पार्टी है। उन्होंने एनडीए बना रखा है, हमने इंडिया बना रखा है, बाकी सब छोटी छोटी पार्टीज हैं।
इंडिया अगर सारे लोग चाहते हैं, उन्हें तय करना पड़ेगा उनका नंबर 1 एनिमी कौन है पॉलिटिकली, बीजेपी है या कांग्रेस है या आपस में है। अगर आप चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाना है, आप चाहते हैं देश बचाना है, आप चाहते हैं संविधान बचाना है, तो आपको कांग्रेस के साथ आना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली तो पहुंची हुई हैं, लेकिन जिस तरह से बंगाल में दीदी को करारी हार मिली है, उसको देखते हुए कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी बैठक में ममता के शामिल होने पर संदेह जता रहे हैं। तो अभी बंगाल में ममता बनर्जी और टीएमसी पार्टी, ये दोनों मतलब बिखरते जा रहे हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन तो है ही है, और इंडिया गठबंधन की भीतर ममता बनर्जी का क्या रोल रही, ये भी हम सबको जानकारी में है। कांग्रेस एनडीए अलायंस में भले ही ऑल इज वेल का दावा किया जा रहा हो, लेकिन आम आदमी पार्टी का कुछ अलग ही कहना है। पार्टी नेता प्रियंका कक्कड़ ने कांग्रेस पर अलायंस से ज्यादा खुद को मजबूत करने का बड़ा आरोप लगा दिया है। कांग्रेस जो भी अलायंस करता है, उनका सोल मकसद अपने आप को मजबूत करना है। उनका मकसद देश को मजबूत करने का नहीं है, देश हित में नहीं है। कल भी हमने देखा कि किस तरह युवाओं के खिलाफ खड़े हो गए, देश के युवाओं के खिलाफ खड़े हो गए। जो पार्टी देश के युवाओं के खिलाफ खड़ी हो, उसके साथ कैसे खड़ा हो सकते हैं हम लोग देश के युवाओं के साथ हैं। आपने देखा कि हाल ही में जो तमिलनाडु में चुनाव कंक्लूड हुए, एक दिन नहीं लगा उनको अपने अलायंस पार्टनर की पीठ में छुरा भोंकने से। आम आदमी पार्टी के इस आरोप का जवाब देने में कांग्रेस भी पीछे नहीं रही। कांग्रेस ने अन्ना आंदोलन को याद करते हुए आम आदमी पार्टी की मंशा पर ही सवाल खड़े कर दिए। सोचा कि पहले जैसे आंदोलन खड़ा हो जाएगा। ये मत भूलें कि अन्ना आंदोलन अपने आप में कुछ नहीं था, अरविंद केजरीवाल अपने आप में कुछ नहीं थे, पीछे से आरएसएस बीजेपी की सपोर्ट थी, जिसके वजह से वो खड़े हो गए थे। तो अगर आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ नहीं आती है या इंडिया गठबंधन के साथ नहीं आती है, तो परोक्ष रूप से बीजेपी का ही सब मदद कर रही है। इंडिया अलायंस की होने वाली मीटिंग के राजनीतिक शोर के बीच बीजेपी भी अपने विरोधियों पर हमला करने में पीछे नहीं रही और साल 2029 में होने वाले लोकसभा चुनाव में भी एनडीए की जीत का दावा कर दिया। देश की जनता 2029 के लोकसभा चुनाव का इंतजार कर रही है। ये श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस विपक्ष की भूमिका निभाने में पूरी तरह से विफल रहा है। केवल नकारात्मक बयानबाजी करके, देश को नुकसान पहुंचाने वाली भाषा बोल करके देश की जनता का कोप झेलने की इनकी स्थिति है। इसलिए जब 2029 के लोकसभा चुनाव होंगे तो विपक्ष में देश में कांग्रेस नहीं रहेगी, उत्तर प्रदेश में सपा नहीं रहेगी, तीसरा कोई विकल्प जनता अपने आप चुन लेगी। इंडिया अलायंस की बैठक को लेकर पक्ष और विपक्ष सभी के अपने अपने दावे हैं, लेकिन एक बात तो जरूर है, आज दिल्ली गैर एनडीए दलों का पॉलिटिकल एपिसेंटर है, जहां पर इनका मिलन देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ ये बैठक कितनी कारगर हुई, ये तो मीटिंग के बाद ही पता चलेगा। लेकिन उससे पहले सभी की नजरें बैठक पर टिकी हुई हैं कि उसमें क्या खिचड़ी पकने वाली है। संभल में अवैध मस्जिद के ऊपर बुलडोजर कार्रवाई की गई तो सपा से जो सांसद है जियाउर रहमान बर्क, वो टेंशन में आते हुए नजर आए। उन्होंने भाजपा सरकार के ऊपर हिंदू मुसलमान की राजनीति करने के आरोप लगाए हैं। और न सिर्फ इतना, बल्कि उनकी तरफ से मुसलमानों से भी अपील की जा रही है कि वो इसके खिलाफ अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ें और अदालतों में दरवाजा खटखटाएं। उत्तर प्रदेश के संभल में एक बार फिर सियासी शोले भड़क रहे हैं। सरकारी जमीन पर बनी कथित मुस्तफा कादिर मस्जिद के ढहाए जाने पर सियासत गर्म है। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने इस कार्रवाई को अवैध बताते हुए कानूनी लड़ाई लड़ने का ऐलान किया। बर्क ने मुस्लिम समाज से अपील की कि वो मस्जिद और मजारों पर हमलों के खिलाफ आवाज उठाएं। आजकल कुछ सालों से एक बहुत गलत जो ट्रेंड चलने लगा है, उसमें हमारे संभल के अंदर, संभल सहित उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान के अंदर जो धार्मिक स्थल है, मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान, ईदगाह और मजार को लगातार टारगेट करके जो नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उससे हम लोग हताहत हैं।
और ये नीति की बीजेपी की सरकार की नीति के तहत आपस में चुनाव इस हिंदू मुसलमानों को बांटने पे काम किया जा रहा है, जबकि हमारा कतई ये नहीं है कि आपस में लोग बटे, सब लोग एक साथ रहें और एक साथ मिलकर ही बीजेपी को हटाना चाहते हैं। इसके साथ ही सपा सांसद ने इसे बेहद जल्दबाजी में लिया गया एक धर्म विशेष को टारगेट करने का भी बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया। बर्क ने संभल में आई लव मोहम्मद के पोस्ट बरामद और झंडे पर भी अपना पक्ष रखा। कोई धारा नहीं है जो ये मुकदमा दर्ज करें। आई लव मोहम्मद मैं कह रहा हूँ कि अगर आई लव मोहम्मद कहने से तुम कुछ कर सकते हो तो मुझे फांसी दे दो, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो। कौन सी तुम वो कर दोगे? मैं सबसे पहले आई लव मोहम्मद बढ़ के मैं कहता हूँ। और रही बात दूसरी, जो पोस्टर झंडे की बात कर रहे हैं, आपके सामने मैंने क्लियर कर दिया, हरे रंग का झंडा हमारे ईद मिलादुन नबी पे जैसे हम अपने तिरंगे का, हमारे अपने देश के ध्वज का सम्मान करते हैं, वो हमारे देश का ध्वज है और उस तरह से हमारा मजहबी झंडा हरे रंग का होता है। तो उससे आप क्या कल को पाकिस्तान बांग्लादेश से जोड़ दोगे तो उसका क्या है? कल को आरएसएस के झंडे को अगर आप देश के प्रति खिलाफ किसी दूसरे देश से जोड़ दोगे तो मुकदमा दर्ज करो कि आप सब आरएसएस के खिलाफ में। ये सिर्फ और सिर्फ क्योंकि गलत का अधिक कार्रवाई की है इन अधिकारियों ने, नीचे से लेकर ऊपर के अधिकारियों ने, उस रुख को डाइवर्ट करने के लिए इस प्रकार का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं जिसमें कि कोई दम नहीं है। पूरे हिंदुस्तान और दुनिया के अंदर जिस जगह पर अगर अमेरिका, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एशियन का मुल्क, कोई भी गल्फ कंट्रीज कहीं भी हो, तो वहां पर जहां मुसलमान रहते हैं हरे रंग का झंडे का ईद मिलादुन नबी के मौके पर इस्तेमाल करते हैं। बर्क ने कहा कि उनके पास भी आई लव मोहम्मद के पोस्टर हैं और हरे रंग का झंडा है, तो कौन सा मुकदमा दर्ज करेंगे? मुसलमान अपने नबी से मोहब्बत करता है और हरा रंग मजहबी पहचान है, तो इसमें कौन सी धारा लगती है, जरा ये बताएं। पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी भय मुक्त समाज देने की है। मुसलमानों का मजहबी अधिकार छीनने का अधिकार किसी को नहीं है। आई लव मोहम्मद कहने से अगर कुछ कर सकते हैं और अगर हिम्मत है तो मुझे फांसी दे दें। सांसद ने यह भी दावा किया कि आने वाले दिनों में इन सभी अधिकारियों की कोर्ट में जवाबदेही तय की जाएगी। कोई भी अधिकारी गलत काम करके बच नहीं पाएगा और उन्हें कानून के सामने जवाब देना ही होगा। साक्षी, हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जहां भी अवैध निर्माण हो रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और ऐसा ही मामला अब हमीरपुर से भी सामने आ रहा है। दरअसल हमीरपुर में सदर कोतवाली क्षेत्र के पास में जो बीएसएनएल का ऑफिस है उसके पीछे से अवैध अतिक्रमण को ढहा दिया गया और इस अतिक्रमण को ढहाने की वजह से जो अतिक्रमणकारी हैं उनके बीच में कैसे हड़कंप मच गया, आपको दिखाते हैं पूरी खबर। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। सदर कोतवाली क्षेत्र में बीएसएनएल ऑफिस के पीछे एक बड़े नाले के ऊपर बने अवैध अतिक्रमण को प्रशासन ने पूरी तरह से हटा दिया। इस अचानक हुई कार्रवाई से इलाके के अतिक्रमणकारियों के बीच हड़कंप मच गया। नाले पे जो बना रखा है इन लोगों ने आर पार दीवार, इसको हटाया जा रहा है। कितने घरों में कितने कब्जे जा रही है? अब इस पर ये तो 3-4 लोग इन्होंने बना रखा है यहाँ पर, आगे और उधर अंदर भी मार्ट के अंदर भी है कुछ लोग। आगे भी कुछ कार्रवाई होगी? हाँ, वो जो भैंस बांधते हैं उनका भी है। तो जब नाला भी साफ करेंगे तो उनको जो स्लेब है, क्योंकि बिना स्लेब तोड़े सफाई नहीं हो पाई। नगर पालिका और प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि नाले के ऊपर अवैध कब्जा करने वालों को पहले ही नोटिस भेजा गया था। उन्हें निर्माण खुद हटाने के लिए कहा गया था, लेकिन कब्जाधारियों ने इस चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया और निर्धारित समय में अतिक्रमण नहीं हटाया। इसलिए प्रशासन को अंत में खुद ही कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा। पिछली साल भी इनको दिया गया नोटिस और जांच की कराई गई थी 25 में भी, लेकिन इन लोगों कोई 5 से 25 में कोई नोटिस दी गई थी। ये 19/5/25 में भी नोटिस दी गई थी पिछले साल इन लोगों को। किसी भी प्रकार के हंगामे या मुश्किल स्थिति से निपटने के लिए मौके पर 2 थानों की पुलिस तैनात की गई थी। पुलिस की मौजूदगी के चलते पूरी कार्रवाई बिना किसी समस्या के हुई और नाले को अवैध कब्जे से मुक्त करा लिया गया। अधिकारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि भविष्य में अगर कोई दोबारा अतिक्रमण करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी।
बंगाल की कर लेते हैं, जहां पर राशन कार्ड को लेकर आर पार होती हुई नजर आ रही है, गदर मचता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं अब राशन कार्ड का SIR से कनेक्शन सामने आया तो हैदराबादी भाईजान असदुद्दीन ओवैसी सामने आ गए हैं और उनकी तरफ से अब मुसलमानों से अपील की जा रही है। वो जगह जगह जाकर ये कह रहे हैं कि SIR से फायदा होने जा रहा है। इसी के साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो फर्जी राशन कार्ड दिखाकर हटाया जा रहा है SIR से मुसलमानों को, ये गरीबों और मुसलमानों के हक के ऊपर हमला किया जा रहा है, प्रहार किया जा रहा है उनकी तरफ से। और क्या कुछ कहा गया है SIR को लेकर और क्या कुछ हो रहा है पश्चिम बंगाल में, फिलहाल आपको दिखाते हैं पूरी खबर। बैंक अकाउंट बंद कर दिया जाएगा जिसका नाम SIR में नहीं आया। आपको सिर्फ नफरत है तो बस मुसलमानों से है। क्या मोदी खुदा बन चुके हैं अब? हैदराबादी भाईजान एक बार फिर से फायर मोड में हैं और इस बार उनके निशाने पर है पश्चिम बंगाल की शुभेंदु अधिकारी की सरकार, जिसके हालिया फैसले के बाद ओवैसी का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा है। हम बीजेपी हुकूमत से कह रहे हैं जुल्म मत करिए। दरअसल पश्चिम बंगाल की शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने राशन कार्ड को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य की सब्सिडी वाली अनाज स्कीम को वोटर लिस्ट से जोड़ दिया है ताकि राज्य की सब्सिडी वाली अनाज स्कीम के गलत इस्तेमाल को रोका जा सके। फैसले के मुताबिक SIR के तहत जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कट गए हैं, वेरिफिकेशन में अयोग्य पाए जाने पर उन्हें अब राशन का लाभ नहीं मिलेगा। उनके राशन कार्ड तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिए जाएंगे। बंगाल में रहने वाले गैर कानूनी विदेशी नागरिकों और अयोग्य लाभार्थियों के राशन कार्ड तुरंत रद्द करने के सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। निर्देश में सभी जिला मजिस्ट्रेट को साफ तौर पर 15 जून तक सत्यापन और रद्दीकरण प्रक्रिया पूरा करने का निर्देश दिया गया है। गाइडलाइंस में ये भी कहा गया है कि जिन लोगों ने पहले ही SIR ट्रिब्यूनल में शामिल होने के लिए आवेदन किया है या CAA के तहत नागरिकता के लिए आवेदन जमा कर दिया है, उनके राशन कार्ड फिलहाल एक्टिव रहेंगे। आपको बता दें कि बंगाल में SIR के जरिए 91 लाख नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए थे और अब फर्जी लाभार्थियों और फंड डाइवर्जन जैसी गड़बड़ियों को रोकने के लिए बंगाल सरकार इसी वेरीफाइड डेटा का इस्तेमाल कर रही है। सिर्फ जिसका 91 लाख नाम काटा गया है, क्यों नाम